एक बार फिर से आप सभी का सिग्मा क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, कल की लास्ट क्लास के अंदर अपन मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। आज की क्लास का अपना जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आज अपन क्या करने वाले, चर्चा करने वाले, डिस्कस करने वाले कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड कैसे निकाला जाता है। आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड निकालने की आज प्रोसेस अपन देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो आइए, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है समिश्र संख्या का पूर्णांक होता है। क्या होता है भाई? समिश्र संख्या का पूर्णांक होता है। और पूर्णांक के बारे में आज की क्लास में अपन क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट के बारे में थोड़ा सा देखो डिटेल से समझते हैं। आओ देखो, सबसे पहले हम चारों क्वाड्रेंट की बात करेंगे, ठीक है। अपने पास टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं? भी 4 क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन चारों क्वाड्रेंट के बेसिस पर अपन आज आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, बताओ? रियल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो एक्सिस है इसको बोला जाता है इमेजिनरी एक्सिस बोला जाता है। एक आपका रियल एक्सिस होता है और एक आपका कौन सा एक्सिस होता है? इमेजिनरी एक्सिस। मतलब एक होता है वास्तविक एक्स होता है और एक आपका कौन सा एक्स होता है? काल्पनिक एक्स होता है। सबसे पहली बात, इस पॉइंट को हम 0,0 से शो करते हैं क्योंकि ये सेंटर पॉइंट होता है। उसके बाद अगर हम सबसे पहले 1 बाई 1 अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम किसी भी पॉइंट को अगर यहाँ लेट करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिस पर इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, y होंगे। जिसको अगर मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना चाहूं तो z बराबर क्या आएगा सर? x प्लस आयोटा y आएगा। जिसके अंदर मैं ये कह सकता हूं कि सर रियल पार्ट ऑफ z है वो आपका कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो भी आपका कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट कंडीशन के बारे में अपन बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो देखिएगा, अगर इस पॉइंट को मैं एक्स एक्सिस पर किसी पॉइंट पर अगर यहाँ मिलाता हूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो x, 0 होगा। क्या होगा? x, 0 होगा। इसका रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि यहां से लेकर यहां तक की ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? x बोलते हैं। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। और ये जो डिस्टेंस है ना, इसको बोला जाता है मॉड ऑफ z। क्या बोला जाता है? मॉड ऑफ z। और मॉड ऑफ z का मतलब होता है सर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो हमने पिछली क्लास के अंदर जब मॉडुलस पढ़ रहे थे तो मॉडुलस के अंदर अपन ने ये सारी बातें देख ली थी। लेकिन अब हमें बात करनी है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस के साथ जो आपने लाइन बनाई है उसके साथ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। इस थीटा को क्या बोला जाता है? आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। इसी थीटा को इस तरीके से लिखा जाता है, क्या? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिखा जाता है। मतलब इसी चीज को लिखा जाता है सर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड लिखा जाता है। आर्ग्यूमेंट जेड हो या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड हो, ये किसको शो कर रहा होता है? थीटा को शो कर रहा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाले तो इधर ध्यान से सुनो, थीटा की वैल्यू कैसे निकलती है? थीटा कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। और ये जो नीचे की साइड होती है इसको बोला जाता है बेस। मतलब एंगल के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और ये क्या होता है? आधार होता है। और इनके बीच में एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन होता है टेन थीटा का। बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है? y अपॉन एक्स आएगा। यहां से टेन को इधर लेके जाएंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई? टेन इनवर्स y अपॉन एक्स हो जाएगा, जिसे हम क्या लगा देंगे? मॉडुलस लगा देंगे, ठीक है। मॉडुलस का क्या काम होता है कि अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो उसको क्या बना देगा? पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट होता क्या है? आर्ग्यूमेंट रियल में अगर अपन चेक करें तो ये जो अपना रियल एक्सिस है ना, इस रियल एक्सिस से जो एंगल का मेजरमेंट करते हैं ना, वही क्या होता है? आर्ग्यूमेंट होता है।
और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के बारे में डिस्कस करोगे ना, तो जो एंगल आएगा ना थीटा, वही एंगल क्या होता है भाई, इसका आर्ग्यूमेंट होता है, जो किसके बराबर होता है भाई, आपका tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड एंड डिवाइडेड बाई क्या होगा बताओ, रियल पार्ट ऑफ जेड होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड होगा। क्लियर है ना? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या शो कर रहा होता है, आर्ग्यूमेंट को शो कर रहा होता है, मतलब किसको, एम्पलीट्यूड को शो कर रहा होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोणांक बोलते हैं। ठीक है, आओ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर अपन बात करें तो देखो, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप किसी भी पॉइंट को चेक करोगे तो मान लीजिएगा यहां पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिस पर अगर अपन रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको मालूम है कि इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा और y कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, जिसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो z बराबर माइनस का x प्लस आयोटा y आएगा, माइनस का x प्लस आयोटा y आएगा, जहां से मैं देख के ये बता सकता हूं कि सर इसका रियल पार्ट ऑफ z है वो कैसा होगा भाई, नेगेटिव होगा, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है सर वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। रियल पार्ट ऑफ z कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वैसा का वैसा यहाँ होगा। देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस किसको शो कर रहा होता है, x को, ये डिस्टेंस किसको शो कर रहा होता है, y को। एंगल का मेजरमेंट देखिएगा, यहां से यहां तक का ये एंगल का मेजरमेंट कितना है भाई, थीटा है। समझ में आ रही बात? अगर हम थीटा से, अगर यहाँ सबसे पहले अपन टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो बताओ, टेन थीटा की वैल्यू अभी अभी बताया मैंने, थीटा के सामने वाली साइड डिवाइडेड बाई बेस, तो ये क्या हो जाएगा बताओ भाई, y बाई एक्स हो जाएगा। यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, वही यहाँ पर मॉडुलस लगाएंगे और मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा। देखो थीटा की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में और दूसरे क्वाड्रेंट में सेम आ रही है, थीटा की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में और दूसरे क्वाड्रेंट में क्या आ रही है, सेम आ रही है, लेकिन हम थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए भाई, आर्ग्यूमेंट चाहिए। क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट। और अब अपन यहां पर बात करने वाले हैं सर, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की बात करने वाले हैं, इसके बारे में समझना भाई आप लोग। आर्ग्यूमेंट का रियल मीनिंग क्या होता है, आर्ग्यूमेंट का रियल मीनिंग मैंने अभी अभी बताया है कि अगर ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, जीरो ओरिजिन के इधर वाली जो लाइन है ना, इससे एंगल का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले पढ़ाया जाता है कि जब भी किसी एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो हम पॉजिटिव रियल एक्सिस से करते हैं। कहां से करते हैं, पॉजिटिव रियल एक्सिस से करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से लेकर यहां तक का ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का आएगा भाई, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। लेकिन यहां से लेकर यहां तक का एंगल अगर थीटा है तो मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक का एंगल कितना आएगा भाई, ये टोटल कितना है, 180, इसमें से इधर वाला एंगल कितना है, थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा भाई, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या बताओ, हाँ या ना? इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, थीटा को हम क्या लिखते हैं, पाई माइनस, और ये एज इट इज क्या हो गया, थीटा हो गया। और आपको पता है थीटा की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है कि थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, बताओ भाई, tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, ये बात जब मैंने मॉडुलस पढ़ाई थी उस समय भी आपको समझाया था, मैंने कहा मॉडुलस क्वाड्रेंट पर डिपेंड नहीं करता है। मॉडुलस किस पर डिपेंड नहीं करता है, क्वाड्रेंट पर डिपेंड नहीं करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में। बट अगर हम बात करें किसकी, आर्ग्यूमेंट की या एम्पलीट्यूड कोणांक की अगर बात करें तो ये क्वाड्रेंट पर डिपेंड करता है। देख सकते हो पहले क्वाड्रेंट के अंदर आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है, सेकंड के अंदर क्या आ रहा है बताओ, पाई माइनस थीटा आ रहा है। क्या आ रहा है, पाई माइनस थीटा आ रहा है। आओ इधर, अगर हम यही बात कौन से क्वाड्रेंट में करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में करें, किस में करें भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में करें, तो बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इसका वाई कोऑर्डिनेट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सही है, जिसका रिप्रेजेंटेशन अगर मैं लिखूंगा तो z बराबर क्या होगा, x माइनस आयोटा y होगा। क्या होगा, z बराबर x माइनस आयोटा y होगा। ठीक है, अगर यहां से अपन समझें तो बताओ यहां से इसका रियल पार्ट ऑफ z के बारे में पढ़ा जाए तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर अपन बात करें कि सर इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कैसा होगा तो वो कैसा होगा सर, नेगेटिव होगा। होगा कि नहीं होगा? यहां पर एंगल इस बार देखो,
यहां से नापा जाएगा, मेजरमेंट किया जाएगा और ये क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज लिया जाए, घड़ी की विपरीत दिशा में अगर मापा जाता है तो तब हम तो उसको क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं। लेकिन अगर घड़ी की दिशा में अगर मेजरमेंट किया जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट किया जाता है, तो एंगल कितना हो जाता है भाई, माइनस थीटा हो जाता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। तो याद क्या रखना है कि भाई अगर अपने पास ये एंगल इधर आ रहा है तो ये क्या है, मेजरमेंट के हिसाब से थीटा है। और वैसे अगर आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे तो इसके अपोजिट साइन का आ जाएगा। कैसे साइन का आ जाएगा, तो यहां इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, वाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको वाई बोलेंगे। ठीक है, एंगल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वही बात करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, वाई अपॉन एक्स आएगा। यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताना भाई, टेन इनवर्स मॉड ऑफ कितना हो जाएगा, y अपॉन एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, मुझे यहां से किसको जानना है, आर्ग्यूमेंट को जानना है कि भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या है। तो मैंने अभी भी कहा कि इधर अगर हम मेजरमेंट कर रहे थे तब तो एंगल कितना था, थीटा था। और घड़ी की दिशा में अगर हम कोण को नापेंगे, मेजरमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो आर्ग्यूमेंट कितना होगा भाई, माइनस का थीटा होगा। कितना होगा, माइनस का थीटा होगा। याद करो, जब मैं आपको कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा था, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा था, उस समय मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने कहा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। याद हो तो मैंने ऐसे लिखवाया था कि सर z बराबर अगर x प्लस आयोटा y है तो इसके कॉन्जुगेट को हम z बार से लिखते हैं और z बार कितना हो जाएगा, x माइनस आयोटा y हो जाएगा। हाँ या ना। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है और ये इसका कॉन्जुगेट है, देख सकते हो x माइनस आयोटा y है। तो जब अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट पता है तो उसको कॉन्जुगेट क्या आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमें केवल और केवल किससे मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है। देखो यहाँ थीटा था, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, माइनस का थीटा हो गया। क्लियर हो गई ना इसकी ये बात। अब आगे सुनना, अगर यही कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में हो भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में हो। कौन से क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेने होंगे तो क्या माइनस एक्स कोमा माइनस वाई नहीं आएगा क्या। इसका रिप्रेजेंटेशन z बराबर कितना आएगा, माइनस का x माइनस का आयोटा वाई आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब आप क्या कहोगे कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर रियल पार्ट ऑफ z है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो भी कैसा आएगा सर, नेगेटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अगर ऐसा है और इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो ये बनेगा, थीटा बनेगा। ये डिस्टेंस किसको शो कर रही है, y को शो कर रही है। वहीं से वही वैल्यू निकालेंगे सर tan थीटा, तो tan थीटा किसके बराबर आएगा बताओ, y अपॉन x। मतलब थीटा बराबर क्या आ जाएगा बताओ, tan इनवर्स मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, y बाई x हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कोणांक आर्ग्यूमेंट के बारे में, आर्ग्यूमेंट के बारे में मैंने अभी कहा कि सर आर्ग्यूमेंट है वो 0 से लेकर 180 डिग्री तक होता है, 180 तक होता है। 180 डिग्री से बड़ा आर्ग्यूमेंट पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम कितना होता है बताओ, 180 डिग्री। 180 डिग्री से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब हम एंगल का मेजरमेंट करेंगे ना तो हम इधर से करेंगे और यहां तक आएंगे। अगर इसके आगे का है तो उसका मेजरमेंट हम इस साइड से करेंगे। समझ में आ रही है बात। तो अगर यहां से लेकर यहां तक का ये एंगल कितना है, थीटा है, तो यहां से लेकर यहां तक का ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, माइनस पाई। कितना हो जाएगा, माइनस पाई। शायद अगर याद हो तो मैं कह रहा था अभी कि अगर एंगल को घड़ी की दिशा में अगर नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं तो सर वो एंगल कैसा हो जाता है, माइनस का हो जाता है। इसलिए यहां पर अगर मैं आर्ग्यूमेंट की बात करूं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो आएगा ना वो कितना आएगा भाई, थीटा माइनस पाई आएगा। कितना आएगा, थीटा माइनस पाई। अगर इस थीटा में से पाई को माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ एंगल यही आएगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि नेगेटिव एंगल आएगा। कैसा एंगल आएगा, नेगेटिव एंगल आएगा। तो आप देख सकते हो कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट था, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट कितना था बताओ, पाई माइनस थीटा। इसका अपोजिट क्या थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट है क्या,
देखो माइनस से मल्टीप्लाई करते थीटा माइनस पाई आया कि नहीं आया? हाँ या ना? इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट मालूम है तो हम अगर उसके कॉन्जुगेट पे जाएंगे तो हम उस आर्ग्यूमेंट को क्या कर देंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर होगी ना बात? तो याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आर्ग्यूमेंट कितना होता है बताओ? 0। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आर्ग्यूमेंट कितना होता है बताओ? पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आर्ग्यूमेंट कितना होता है बताओ? थीटा माइनस पाई। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आर्ग्यूमेंट कितना होता है भाई? माइनस का थीटा होता है। क्लियर होगी बात? एक एग्जांपल समझते हैं और एग्जांपल के बेसिस पर अपन इसको क्लियर करेंगे। आओ देखो, सपोज करो मैं वही चारों क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। पहले क्वाड्रेंट में मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं सर, z बराबर 1 प्लस आयोटा। कैसे पता चला कि भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है? तो मैंने अभी अभी कहा कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसका रियल पार्ट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और उसका इमेजिनरी पार्ट भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। बोलो हाँ या ना? अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब इसके लिए सबसे पहले क्या निकालूंगा? थीटा की वैल्यू निकालूंगा। और थीटा बराबर क्या होता है बताओ? tan इनवर्स मोड ऑफ, सबसे पहले इमेजिनरी पार्ट ऊपर लिखा जाता है। इसका इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा की मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है? तो आयोटा की मल्टीप्लाई में 1 डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, मतलब 1/1 कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बता दो? tan इनवर्स 1 हो गया। और tan की कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है भाई? पाई बाई 4, 45 डिग्री की होती है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? पाई बाई 4। अब हमें बात किसकी करनी है? आर्ग्यूमेंट की। तो आपको मैंने बता रखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आर्ग्यूमेंट क्या होता है भाई? थीटा ही होता है। और थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी बताओ? पाई बाई 4। क्या बात समझ में आई क्या? अगर यही एग्जांपल मैं सेकंड क्वाड्रेंट में लिख रहा होता तो z बराबर क्या लिखता बताओ? z बराबर माइनस का 1 और प्लस का क्या लिखता? मैं आयोटा लिखता, है ना। कैसे पता चला कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में? तो सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में मैंने कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रियल पार्ट नेगेटिव हो, कैसा हो? नेगेटिव हो। और इमेजिनरी पार्ट कैसा हो भाई? पॉजिटिव हो। कैसा हो? पॉजिटिव हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सबसे पहले अपने को क्या फाइंड आउट करना होगा? थीटा। और थीटा बराबर कितना होता है? tan इनवर्स मोड ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। हम यहाँ पर सब कुछ विद साइन लेते हैं। अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन, और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन। लेकिन मॉडुलस का काम क्या होता है? मॉडुलस का काम ये होता है कि अगर अपने पास कोई नेगेटिव वैल्यू है तो उसको किस में बदल देता है? पॉजिटिव वैल्यू में बदल देता है। तो ये फाइनली इसका रिजल्टिंग जो वैल्यू आएगी, क्या वो ऐसा ही आएगा क्या? tan इनवर्स 1 आएगा क्या? और वही बात वापस आ चुकी है कि tan की कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है? तो आप कहोगे कि थीटा बराबर 45 डिग्री, 45 डिग्री होगी, जिसको हम क्या लिखते हैं? पाई बाई 4 लिखते हैं। लेकिन बात हमें किसकी करनी है सर? आर्ग्यूमेंट की करनी है। आपको ये बात बताई भी है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो आर्ग्यूमेंट होता है वो आर्ग्यूमेंट कितना होता है भाई? पाई माइनस थीटा होता है। बताया कि नहीं बताया? ये तो रहा सर पाई, रहा माइनस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है बताओ? पाई बाई 4 है। और पाई में से पाई बाई 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 पाई बाई 4 आएगा। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो आर्ग्यूमेंट होगा वो आर्ग्यूमेंट कितना होगा? 3 पाई बाई 4 होगा। ठीक है, अगर इसी एग्जाम्पल को मैं थर्ड क्वाड्रेंट में लेकर चलूं तो z बराबर -1 माइनस आयोटा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? -1 माइनस आयोटा लिखा जाएगा। पता कैसे चलेगा कि सर रियल पार्ट ऑफ z कैसा है? नेगेटिव है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कैसा है? नेगेटिव है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर है? अब यहां से भी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? थीटा निकालेंगे। और थीटा किसके बराबर होगा? tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। आपको मालूम है -1 अपॉन -1 कितना होगा? 1 होगा। और सर tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है? पाई बाई 4 के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन सर थर्ड क्वाड्रेंट के आर्ग्यूमेंट के बारे में डिस्कस करें तो वो क्या होता है? थीटा माइनस पाई होता है। कितना होता है? थीटा माइनस पाई। और थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 4 माइनस का क्या लिखा हुआ है? पाई। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 3 पाई बाई 4 आएगा। अगर इसी एग्जाम्पल को अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर चलें तो z बराबर क्या लिखूंगा? 1 माइनस आयोटा लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 1 माइनस आयोटा लिखूंगा। पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रियल पार्ट अगर पॉजिटिव है
और अगर इमेजिनरी पार्ट अगर नेगेटिव है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और यहां से अगर अपन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स -1/1 और वापस वो वही वैल्यू आएगी कितनी, π/4। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम आर्ग्यूमेंट की बात करें तो सर आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो आएगा वो माइनस थीटा होता है, इसलिए ये कितना होगा, माइनस का π/4। क्या बात समझ में आई क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या होता है, थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट कितना होता है, थीटा माइनस पाई। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट कितना होता है, माइनस का थीटा। ठीक है, इस एक एग्जांपल के बेसिस पर अपन ने ये चीज पढ़ी। दूसरी बात, मैंने अभी आपको इस डायग्राम में देखो एक चीज बताई है। मैंने इस डायग्राम के अंदर कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कभी भी 180 डिग्री से क्या नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता, और 180 डिग्री से क्या नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता। समझ में आई बात? इसलिए मैं यहां पर कुछ चीजें बातें लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट जो होता है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, वो 180 व 180 से छोटा होगा। बोलो सही है क्या ये बात? 180 डिग्री या 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। बट अगर मैं इसके साथ ये भी कहूंगा कि सर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बड़ा होगा वह बराबर होगा किसके, माइनस के 180 डिग्री। समझ में आ रही बात? बड़ा होगा किससे, माइनस के 180 डिग्री से। कई जगह इसको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कैसे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो लेस देन इक्वल कितना, 180 डिग्री। एंड यहाँ ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज ओनली ग्रेटर देन -180 डिग्री। ठीक है, वो इसलिए बोल दिया जाता है, क्यों? क्योंकि अगर आप यहां से यहां पहुंचोगे तो यहां पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का। और मैं आपको बता देता हूं tan 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। और वापस यहां से पहुंचकर यहां आओगे तो वो -180 डिग्री होगा। और tan -180 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है, 0। तो 0 पे प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं होता है। इसलिए कई जगह ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है तो कई जगह ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एंगल होता है वो हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा, वह 180 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन अगर हम बात करें माइनस के अंदर तो माइनस 180 डिग्री के बराबर या उससे क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है ना, ये चीज होती है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिएगा, मैंने अभी भी कहा कि सर अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का अगर आपको क्या निकालना हो, आर्ग्यूमेंट निकालना हो, तो आप केवल उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालोगे और उसे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी यहीं से जनरेट हो जाती है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का जब भी आर्ग्यूमेंट जोड़ा जाएगा वो हमेशा कितना आएगा, 0। आप देख सकते हो, देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कितना है, थीटा, और इसका कॉन्जुगेट का कितना है, माइनस थीटा। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0। यहां देखो कितना आ रहा है आपके, पाई माइनस थीटा, यहाँ क्या आ रहा है, थीटा माइनस पाई। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का अगर आर्ग्यूमेंट्स का सम देखा जाए तो कितना आएगा, 0। 4 नंबर पर देखना, अगर मान लीजिएगा आपसे ये बोला जाए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड अगर बोला जाए तो सर वो कितना होता है, पाई होता है। कितना होता है, पाई। कैसे होता है समझिएगा, मैंने अभी आपको इस डायग्राम के अंदर बताया कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है वो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है या नहीं है? अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस से, तो क्या वो ऐसा नहीं बनेगा, माइनस जेड बराबर माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई? बोलो हाँ या ना। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर यही तो है, देखो माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, हाँ या ना। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लाइन तो ये रही और इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लाइन ये रही। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है, मतलब कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल बनता है। इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि सर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड है वो किसके बराबर होता है भाई, आपका पाई के बराबर होता है। याद ये भी रखना है, 5 नंबर पॉइंट पर देखना एक बार, कि अगर आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 अपॉन जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ
1 अपॉन जेड जो होता है ना सर, वो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार के बराबर। कैसे? मैंने आपको बताया है कि मान लीजिएगा अगर कोई भी z बराबर आपके पास x प्लस आयोटा वाई लिखा हुआ है तो सर 1 अपॉन जेड पता है क्या होगा? 1 अपॉन x प्लस आयोटा वाई होगा। और मैंने आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम सरल करें तो डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए? आयोटा नहीं होना चाहिए, तो उसको हटाना पड़ेगा ना। और उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये किसके बराबर होगा सर? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार के क्या होगा? बराबर होगा।